एक गांव में जतन नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था जो दूसरों के खेतों में काम करके अपनी पत्नी का और अपना भरण पोषण किया करता था। एक दिन उसकी पत्नी कमला बोली, हमारे ऐसे हालात कब तक रहेंगे? पूरे गांव में सिर्फ हमारा ही घर ऐसा है जहां पर महीने में सिर्फ 20 दिन ही खाना खाते हैं और बाकी के दिन भूखा सोना पड़ता है। चिंता मत करो कमला, तुम तो जानती ही हो ना कि मैं दिन रात दूसरों के खेतों में कितनी जी तोड़ मेहनत करता रहता हूँ। एक ना एक दिन हमारा वक्त भी जरूर बदलेगा कमला। आप कब तक ऐसे ही दूसरे के खेतों में काम करते रहेंगे? कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं आपसे और स्त्रियों की तरह सोना चांदी तो मांगती नहीं हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ हम दोनों को पेट भर के भोजन तो मिलता रहे। ठीक है कमला, मैं आज से दूसरे काम की तलाश करता हूँ। जतन कई दिन तक गांव में भटकता रहा मगर किसी ने उसे काम नहीं दिया। थका कर जतन गांव के सेठ के पास पहुंच गया। सेठ थोड़ा सा भला आदमी था। जतन, मैंने तुम्हें दूसरों के खेतों में बड़ी मेहनत से काम करते हुए देखा है। मुझे तुम्हारे ही जैसे मेहनती व्यक्ति चाहिए थे। समझ लो कि तुम्हारे अब बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। आज से तुम मेरी दुकानों में काम करोगे, ठीक है? एक दिन जतन सुबह सुबह ही काम पर आ गया। उसका चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। जतन ने मदन की टपरी का काफी नाम सुना था। जतन मदन की टपरी पर पहुंच गया। भैया, जल्दी से गर्मा गर्म एक कप चाय पिला दो। बहुत जोरों का चाय पीने का मन कर रहा है। अरे भैया, चाय तो बहुत ही अच्छी है, खुशबू भी आ रही है। आज तो चाय पीकर मजा ही आ जाएगा। कुछ देर में जतन ने सारी चाय पी डाली और मल्लू से बोला, कितने पैसे हुए भैया? आपने एक कप चाय पी है, आपके पैसे 100 रुपए हुए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ, चाय के पैसे मांग रहा हूँ। अरे ये टपरी है या 5 स्टार होटल? इतनी महंगी चाय तो शहर के रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलती। मैं तो समझ रहा था कि इस टपरी पर चाय और टपरी की तरह मिलती होगी। और वैसे भी एक कप चाय की कीमत तो ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए होगी। हर टपरी पे तो यही रेट चल रहा है। ओह, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। जानते भी हो ये टपरी किसी ऐरे गहरे की नहीं है, मदन भाई की है, मदन भाई की। अरे मदन भाई की टपरी पर चाय पीने तो विधायक से लेकर मंत्री तक आते रहते हैं। और जब तुम्हारी इस टपरी पर आने की औकात नहीं थी तो फिर यहाँ मुंह उठाकर क्यों चले आए? सीधी तरह से 100 रुपए दो और निकल जाओ यहाँ से। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। 100 रुपए तो मैं पूरे एक दिन में नहीं कमा पाता, तो तुम्हें कहाँ से ला कर दूं? मल्लू अपने मालिक मदन को आवाज देते हुए बोलता है, मदन भाई, ओ मदन भाई, इस आदमी ने एक कप चाय पिया है लेकिन ये पैसे नहीं दे रहा। मदन क्रोधित होकर जतन के पास आकर बोला, क्यों रे, जब जेब में पैसे नहीं थे तो फिर चाय पीने के लिए यहाँ पर क्यों आ गया? यहाँ मुफ्त में चाय नहीं मिलती, पैसे से मिलती है। चल पैसे निकाल। मुझे क्या पता था कि आपकी टपरी की चाय इतनी महंगी मिलती है। मैं तो इस टपरी को भी और टपरियों की तरह समझ रहा था। तो ये तुम्हारी दिक्कत है, मेरी नहीं। तुम्हें यहाँ आने से पहले मेरे बारे में लोगों से पूछना चाहिए था। अब सीधी तरह से अपनी जेब से 100 रुपए निकाल दे, नहीं तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। देखिए, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। आप ये 10 रुपए रख लीजिए और मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अबे यहाँ मैं उधार बांटने के लिए नहीं बैठा हूँ। इतना कहकर मदन ने जतन को जोरदार धक्का दे दिया। ये तो आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अबे बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत होती है, और तेरे जैसे भिखारियों की इज्जत तो होनी भी नहीं चाहिए, समझा? क्या बात है मदन भाई, मैं तो तुम्हारी टपरी पर चाय पीने के लिए आया था, मगर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। इस आदमी ने एक कप चाय पी और पैसे देने के नाम पर बोल रहा है कि इसकी जेब में पैसे नहीं हैं। ऐसे आदमियों से बात नहीं की जाती मदन भाई, इन्हें पीटा जाता है। देखते क्या हो, मारो इसको। मदन और मल्लू जतन को बुरी तरीके से पीटने लगते हैं।
जतन के कपड़े भी फाड़ दिए और उसे धक्का देकर अपनी टपरी से बाहर निकाल दिया। शुक्र मना कि तुझे मैंने अपनी टपरी के गंदे बर्तन साफ नहीं करवाए, क्योंकि तेरे जैसे भिखारी के हाथ मेरी टपरी के गंदे बर्तनों से भी ज्यादा गंदे हैं। इसीलिए पीट कर तुझे छोड़ रहा हूँ। आज के बाद मेरी टपरी के आसपास भी नजर मत आना। चल निकल यहाँ से। ये तुमने बहुत बढ़िया किया मदन भाई, इनके साथ ऐसा ही करना चाहिए। जतन वहां से रोता हुआ अपने घर की ओर चला गया। घर पर जाकर जतन की हालत देखकर उसकी पत्नी कमला बहुत भावुक हो गई। आपको क्या जरूरत थी उस टपरी पर चाय पीने की? मुझे क्या पता था कि उनकी टपरी की चाय इतनी महंगी होगी। मदन और मोनू ने मुझे बहुत ज्यादा अपमानित किया है कमला। वहां पर गांव के बहुत सारे लोग मौजूद थे जो मुझे मजाक उड़ाने वाली नजरों से देख रहे थे। अरे सत्यानाश, उन गांव वालों का जो आपको मार खाते हुए देख रहे थे, उनमें से किसी में भी इतना नहीं हुआ कि आपको पिटने से बचा लेते। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इसकी शिकायत मुखिया से जरूर करूंगी। तुम सही कहती हो कमला, मैं मोनू और मदन को छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन जतन अपनी पत्नी कमला के साथ मुखिया के घर पर चला गया। सारी घटना मुखिया को बताई। कमला, इसमें दोष मदन और मोनू का नहीं है, इसमें दोष तो तुम्हारे पति जतन का ही है। सारा गांव जानता है कि मदन की टपरी की चाय और टपरियों की चाय से अधिक महंगी है, क्योंकि उसकी टपरी की चाय अच्छी बनती है। जब तुम्हारे पति के पास पैसे नहीं थे तो क्या जरूरत थी मदन को टपरी पर चाय पीने की? ये क्या मुखिया, आप भी मोनू और मदन की तरफदारी कर रहे हैं? तरफदारी नहीं कर रहा हूँ कमला, जो सच है उसका साथ दे रहा हूँ। अगर इनके पास पैसे नहीं थे तो क्या वो मेरे पति को कुछ समय की मोहलत नहीं दे सकते थे? उन्हें पीटने का अधिकार किसी का नहीं है। हाँ, ये बहुत गलत किया मदन ने, लेकिन तुम चिंता मत करो कमला, इस बारे में मैं मदन से जरूर बात करूंगा और मोनू के कान भी खींचूंगा। मुझे नहीं लगता कि मुखिया कुछ करेगा। साफ साफ दिखाई दे रहा है कमला कि मुखिया मोनू और मदन के पक्ष में बोल रहा था। लेकिन मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा कमला, मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो आप क्या करेंगे? आप अच्छी तरह से जानते हैं मदन धनवान है और उसके गांव में अच्छी जान पहचान भी है, और आपकी पहचान गांव में सिर्फ एक मजदूर की है। अरे हम दोनों के पास तो खुद की खेती भी नहीं है, हम दोनों तो खुद दूसरों के खेतों पर काम करके अपना पेट पालते हैं। जो भी हो कमला, अब मैं गरीब हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चुप हो जाऊं। आज अगर मैं चुप हो गया और मैंने कुछ नहीं किया तो गरीबों के मुंह पर एक तमाचा होगा। मैं मोनू और मदन को दिखा दूंगा कि अगर गरीब अपनी पर आ जाए तो क्या नहीं कर सकता। इतना कहकर जतन क्रोधित होकर घर से निकल गया। इधर मुखिया मदन की टपरी पर पहुंचकर बोला, तुम्हारी बड़ी शिकायतें आ रही हैं मदन। किसकी इतनी मजाल जो मेरी शिकायत आपसे करे? कल तुमने जतन को बुरी तरह पीटा था। वो अपनी पत्नी कमला के साथ तुम्हारी शिकायत लेकर मेरे पास आया था। अरे तो उसने पीटने वाले काम ही किए थे मुखिया जी। आप ही बताइए, मेरी टपरी पर आकर एक कप चाय तो बड़े चाव से पी ली, और जब पैसे देने का नंबर आया तो अंगूठा दिखाने लगा। जो भी हो मदन, लेकिन तुम्हें उसे पीटना नहीं चाहिए था। और तुम्हारी टपरी पर सिर्फ जतन ही नहीं बल्कि और भी ना जाने कितने लोग आए दिन पीट कर जाते हैं। तुम्हारा ये दुर्व्यवहार कहीं किसी दिन तुम्हारे ऊपर भारी ना पड़ जाए। आपके होते हुए मेरे दोस्त मदन पर कोई माई का लाल हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा मुखिया जी। और फिर भूलिए मत कि मदन का दोस्त मैं भी हूँ। मेरे होते हुए गांव में किसकी इतनी हिम्मत जो मदन के खिलाफ आवाज उठा सके? अब ये सब बातें छोड़िए मुखिया जी। मैं आपको अपनी टपरी पर मुफ्त में चाय इसीलिए नहीं पिलाता कि आप गांव वालों की शिकायत लेकर मेरे पास ही आए। मैं तो तुम्हें सिर्फ समझाने आया हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। कमला रात को अपने पति का इंतजार कर रही थी। आधी रात होने को आई थी, मगर जतन अपने घर नहीं आया था। जतन रात में जंगल के एक पेड़ के नीचे गहरी सोच में बैठा हुआ था कि तभी उसके कानों में किसी आदमी की आवाज सुनाई दी।
काफी देर हो गई है तुम्हें यहाँ बैठे हुए। पिछले 6 घंटे से देख रहा हूँ तुम इसी पेड़ के नीचे गहरी सोच में डूबे हुए हो। तुम कौन हो और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि कौन हो तुम और इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रहे हो। खैर छोड़ो, तुम्हारा चेहरा साफ साफ देखकर मालूम पड़ रहा है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम बहुत भूखे हो। इतना कहकर उस आदमी ने एक थाली जतन के सामने रख दी। जतन ने देखा उस थाली में सब उसकी ही पसंद के व्यंजन रखे थे। जतन को सच में बहुत भूख लगी थी। जतन खाने ही वाला था, तभी उसे कुछ याद आ गया। नहीं चाहिए भाई, मैं घर जाकर अपनी पत्नी के हाथ का बना खाना खा लूंगा। मुझे अच्छा खाना खाने का कोई अधिकार नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा ये खाना खाऊंगा, तुम मुझसे पैसे मांगोगे और वो मेरे पास तुम्हें देने के लिए नहीं है। अरे नहीं भाई, मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए। तुम पहले आराम से खाना खाओ और फिर मुझे बताओ कि तुम किस गहरी सोच में डूबे हुए थे। हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। खाने के बाद जतन उस आदमी को अपने साथ हुए अत्याचार की सारी घटना बताने लगा। तुम्हें पता है कि तुम कहाँ हो? मैं तो जंगल में हूँ। नहीं, तुम जंगल के अंदर उस भूतिया जंगल में हो जिसे भूतिया जंगल के नाम से बुलाया जाता है, जहाँ पर लोग दिन तक में आने से डरते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर जतन के चेहरे पर डर झलकने लगा। अचानक उसे याद आया, वो गुस्से में इतनी दूर पैदल चलता हुआ यहाँ तक आ गया था। उसे अब याद भी नहीं रहा कि वो जंगल के अंदर भूतिया जंगल में पहुंच चुका था। डरो मत, हम कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं हैं। हम साधुओं की संतान हैं। इस जंगल में सिर्फ साधु और उनके परिवार ही रहते हैं। हम लोग बाहर की दुनिया से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते, इसीलिए लोगों को लगता है इस जंगल में भूत प्रेत रहते हैं। लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं एक ऐसी टपरी खोलना चाहता हूँ जहां पर हर गरीब सिर्फ 10 रुपए देकर अपनी मनपसंद चाय पी सके और उसके साथ अपमानजनक व्यवहार ना किया जाए। तुम्हारे इरादे के बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना इस जंगल में इससे पहले भी कई लोग आए और अपने लालचीपन के कारण मारे गए। लेकिन तुम पहले व्यक्ति हो जिसे गरीबों की चिंता है। इतना कहकर उस व्यक्ति ने अपना हाथ जैसे ही घुमाया, उसके हाथ में एक बड़ी सी केतली आ गई। उसने वो केतली जतन को पकड़ा दी। ये जादुई केतली है, याद रखना, इस बारे में सिर्फ तुम अपनी पत्नी को बता सकते हो और किसी को नहीं। इस केतली के सामने खड़े होकर तुम जैसे ही चाय का नाम लोगे, वैसे ही चाय स्वयं अपने आप इस केतली में आ जाएगी। मगर याद रखना, जिस दिन तुमने 10 रुपए से ज्यादा ग्राहकों से वसूले, उस दिन इस केतली का जादू समाप्त हो जाएगा। जतन केतली लेकर अपने घर आ गया और जतन ने सारी घटना कमला को बता दी। मैं तो अब तक यही समझती थी कि उस जंगल में भूत प्रेत रहते हैं। तुम नहीं, पूरा गांव यही समझता था कमला। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप टपरी कहाँ खोलोगे? जो केतली तुम लेकर आए हो, उस केतली में सिर्फ चाय मिलेगी, पैसे तो मिलेंगे ही नहीं। हम टपरी अपने ही घर पर खोलेंगे कमला। इस तरह से इस केतली का रहस्य सिर्फ हम दोनों तक ही सीमित रहेगा। अगले दिन जतन ने अपने घर के सामने ही टपरी लगा ली और जिस कमरे में वो लोग सोते थे, उस कमरे में उस केतली को रख दिया। जतन ने उस केतली के सामने खड़े होकर बार बार चाय का नाम लेना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में सभी कप चाय से भर गए। कमला टपरी पर उस सारे कप लेकर बैठ गई। कुछ ही देर में वहां पर एक गरीब व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। यहाँ से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पर टपरी कब खुली? भाई आज ही खुली है, आप पहले ग्राहक हो। भैया, एक कप चाय तो पिला दीजिए। जतन ने गर्मा गर्म चाय व्यक्ति के सामने रख दी। चाय पीकर वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया। भाई वाह, मजा आ गया। चाय तो बहुत ही अच्छी बनी है।
मैंने बहुत सी टपरी पर चाय पी है, लेकिन इस टपरी की चाय की तो बात ही अलग है। कितने पैसे हुए भैया? 10 रुपए। क्या सिर्फ 10 रुपए? हाँ भैया, सिर्फ 10 रुपए। और तुम्हें और तुम्हारे परिवार का जब भी चाय पीने का मन करे चले आना। यहाँ पर 10 रुपए में आपकी मनपसंद चाय मिलेगी। और हो सके तो अपने उन गरीब भाइयों को भी यहाँ पर लेकर आना जिन्हें अच्छी चाय नहीं मिल पाती। जतन की बात सुनकर वो व्यक्ति खुश होता हुआ वहाँ से चला गया और उसने सारे गांव में जतन की टपरी का ढिंढोरा पीट दिया। कुछ दिनों में जतन की टपरी पर गांव वालों की भीड़ लगने लगी। जतन की टपरी पर अब गरीब ही नहीं बल्कि अब गांव का हर व्यक्ति जाकर चाय पीने लगा। जतन किसी को भी मना नहीं करता था। ये बात मोनू और मदन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस जतन का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हमारी टपरी तो बंद हो जाएगी। अरे चिंता मत करो मोनू, मैं आज ही पता लगाने का प्रयास करता हूँ कि जतन इतना धन लाया कहाँ से। उस दिन के बाद से मदन जतन पर नजर रखने लगा, मगर काफी नजर रखने के बाद भी वो कुछ भी नहीं पता लगा पाया। 10 दिन से उसके पीछे पीछे घूम रहा हूँ मोनू, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला। चिंता मत कर, अब ये जतन खुद हमें बताएगा। एक दिन जतन किसी काम से जा रहा था। कि मोनू और मदन ने उसे पकड़ लिया। तू तो हमारी टपरी बंद करवाएगा। जो चाय हम 100 रुपए की बेचते हैं तू सिर्फ 10 रुपए में बेचेगा। मोनू भैया सही बोल रहे हो। जतन सीधी तरह से बता दे कि तेरे पास इतना धन कहाँ से आया। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम दोनों की शिकायत पुलिस वालों को कर दूंगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, मार मार के इसकी चमड़ी उधेड़ दो। मोनू और मदन जतन को बुरी तरीके से पीटने लगे। जतन ने दर्द से कराहते हुए सारी घटना मोनू और मदन को बता दी। चलो हमें भी उस जादुई केतली के पास ले चल। ये तो बिल्कुल बेवकूफ है। अगर इसके पास जादू की केतली है तो हम दोनों उस जादुई केतली से इतना धन मांगेंगे कि अपनी 5 स्टार होटल इस गांव में खुल सके। जतन मोनू और मदन को लेकर उसी कमरे में पहुंच गया। मोनू और मदन उस जादुई केतली से तरह तरह के आभूषण और पैसे मांगने लगे, मगर उस जादुई केतली में कोई भी हलचल नहीं हुई। मोनू भाई, लगता है ये केतली केवल भोजन ही देती है। तो फिर रसगुल्ले मांग कर देखो। तभी वहाँ पर कमला आ गई। मोनू और मदन जतन को धमकी देकर वहाँ से चले गए। जतन ने हमें बेवकूफ बनाया मदन। सही कहते हो मोनू भाई, लगता है उसने हमें चूना लगा दिया। जतन की टपरी उसके बाद भी चल रही थी। मोनू और मदन की आर्थिक स्थिति अब दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। मदन भेष बदल बदल कर जतन पर नजर रखने लगा था और एक दिन उसने जतन को उसी जादुई केतली से चाय मांगते देख लिया। अरे ये तो वाकई जादुई केतली है। जरूर इसमें उस दिन कुछ न कुछ उल्टा सीधा किया होगा। मदन जतन और कमला से नजर बचाकर उस गुप्त कमरे में घुस गया और केतली से जतन की तरह चाय मांगने लगा, मगर उसे जादुई केतली में से कुछ हासिल ना हुआ। मदन क्रोधित होकर सीधे मोनू के पास जाकर बोला। मोनू भाई, जतन उस दिन सही बोल रहा था। वो केतली वाकई जादुई है। मेरी आंखों के सामने जतन ने उस जादुई केतली के सामने चाय का नाम लिया और केतली में गर्मा गर्म चाय अपने आप ही आ गई। क्या बकवास कर रहा है तू? उस दिन तो उस जादुई केतली में कोई भी हलचल नहीं हुई थी। इसी बात को लेकर तो मैं भी हैरान हूँ। मुझे लगता है कि वो जादुई केतली सिर्फ जतन की बात ही मानती है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम उस जादुई केतली में जहर मिला देंगे। ना रहेगा बाज और ना बजेगी बांसुरी। अगले दिन वो दोनों भेष बदल कर जतन की टपरी पर पहुंच गए।
मगर तभी गांव का मुखिया पुलिस लेकर आ गया। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। हमें किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है? क्योंकि तुम दोनों जतन की टपरी के ग्राहकों के कप में जहर मिला रहे थे। मैं तुम दोनों से मिलने ही आ रहा था। मैंने तुम्हारी सारी बातें चुपके से सुन ली थी, नहीं तो तुम दोनों आज अनर्थ कर बैठते। आपने बहुत अच्छा काम किया मुखिया जी। मुझे माफ कर दो जतन, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। क्या मुझे तुम्हारी टपरी पर एक चाय पीने का मिलेगी क्या? क्यों नहीं मुखिया जी, आप हमारे गांव की मुखिया हैं। आपके लिए तो मैं स्पेशल चाय बनाऊंगा, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। जतन के पास आज भी वो जादुई केतली है और आज भी जतन 10 रुपए की ही चाय बेचता है।